केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने के सी, के पी, के एक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब उनका यूज़ कैसे करना है उसके लिए एक क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज एस्टेब्लिश्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली 3 मोल्स ऑफ ए, 4 मोल्स ऑफ बी आर इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है हमको, वॉल्यूम इज 1 लीटर, ठीक है। रिएक्शन गिवन है तुमको क्वेश्चन में, रिएक्शन इज दिस, ठीक है, ये रिएक्शन है सारे के सारे गैशियस फेज में, ठीक है। अब देखो हमको डेटा क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू 0 पे इसके बोल रखे हैं 3 मोल्स, इसके बोल रखे हैं 4, ये होगा 0। और हमको डी के बारे में बोल रखा है कि इसके मोल्स एट एनी टाइम 0.5 हैं जो विद टाइम चेंज नहीं हो रहे। मतलब जब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस एक्स लिखा है इसको, 4 माइनस 2x, रिएक्टिंग स्पीशीज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्टेंट्स दो अलग अलग हैं। सी यहाँ पे हो गया x, और फिर डी हमारा यहाँ पे लॉजिकली हो जाना चाहिए x/2, लेकिन हमको दे रखा है इट इज़ ऑलवेज 0.5, ये विद टाइम चेंज नहीं कर रहा है। तो इतने डेटा से हमारे पास x तो आ गया कि x1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू ही आ गई। अब अगर इसके लिए मुझे Kc का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एक्सपोनेंट 1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एक्सपोनेंट हाफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एक्सपोनेंट 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एक्सपोनेंट 2। तो C इज़ x, ठीक है, D इज़ x/2 और उसकी पावर हाफ है, ठीक है, A इज़ 3 माइनस एक्स एंड B इज़ 4 माइनस 2x और इसका स्क्वायर, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1। तो मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kc की, ठीक है, बढ़िया बात है। फिर अगर मुझे Kp निकालना हो यहाँ पे, तो Kp हमने पढ़ा है, Kp इज़ इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल एन कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, C प्लस डी मतलब 3/2, ठीक है, 1 प्लस हाफ माइनस रिएक्टेंट में कितना है 3, तो ये बेसिकली कितना आ गया, -3/2। तो डेल एन की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, आर हमको पता है, आर 0.0821 और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो 303 केल्विन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम Kp भी निकाल लेंगे, Kc हमने ऊपर से निकाल लिया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने का ये तरीका हुआ, आसान सी बात है। तो देखो यहाँ पे अब हम बात कर चुके हैं कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस डाइवर्ट्स टूवर्ड्स द कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी, मतलब उनकी एनर्जी मिनिमम रहनी चाहिए और एंट्रोपी मैक्सिमम, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर कोई रिएक्शन है हमारी और वो किसी गिवन डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, तो इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है, और अगर नहीं प्रोसीड कर रही है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो वेरिफिकेशन है स्पॉन्टेनिटी का, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेरिफिकेशन स्पॉन्टेनिटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, दिस डिपेंड्स ऑन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा अपना, केमिकल थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, और इसमें कौन सा फीचर थर्मोडायनामिक्स का, फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हुई थी, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक। तो अगर हमारा डेल्टा जी इज़ लेस देन 0 है तो इसको हम क्या बोल रहे थे, दिस इज़ एक्सर्गोनिक, और यही कंडीशन होती है हमारी स्पॉन्टेनियस की, ठीक है। दिस मीन्स हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर हमारा डेल जी ग्रेटर देन 0 आता है, इसको क्या बोल रहे थे हम, इसको हम बोल रहे थे एंडरगोनिक, और इसका मीनिंग हुआ कि इस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अपने आप नहीं होगी वो रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी 0 होने का मतलब, डेल्टा जी 0 इज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, और इस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में। ध्यान रहे डेल्टा जी 0 करा है मैंने, स्टैंडर्ड एनर्जी 0 नहीं करी है, ठीक है, डेल्टा जी इज़ 0। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई यहाँ पे जो काम आ सकती हैं। अब हम वो केसेस देख लेते हैं कि कब कौन सी रिएक्शन
या कौन सी रिएक्शंस हमेशा इरिवर्सिबल होंगे और कौन सी रिवर्सिबल। मान लो बाई चांस ही सवाल में नहीं दे रखा कि ये रिएक्शन तुम्हारी रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, तो पता होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा पाओगे। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी हो गई, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेंगी। और इन फिर ऐसी रिएक्शंस के लिए हम के डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आ जाएंगी, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। देखो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो उसको फिर से वापस से कैसे बैकवर्ड लेकर जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे AgCl ये वाइट PPT यहाँ पे बन गया, तो इस केस में अब हम रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं ले जा सकते, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब अगर एक बार न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो उससे फिर से एसिड कैसे बनाओगे, तो ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये भी हमेशा क्या होंगी, इरिवर्सिबल। या फिर ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि ऐसा केमिकल चेंज हो रहा है जिसको हम वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते, तो उसमें आ जाएंगी सारी कंबशन रिएक्शंस। जब तुम बर्निंग कर रहे हो तो उसका तो केमिकल स्टेट ही चेंज हो गया, आप वापस कैसे लेकर आओगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए जो रिएक्शंस हमेशा इरिवर्सिबल होंगी। तो इस चैप्टर के हिसाब से ये अपने काम की है नहीं, तो इनको हम हटाते हैं। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होंगी, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस ही अपने काम की है ना। रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्शंस क्या आएंगी, ये हमेशा रिवर्सिबल होंगी नेचर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अच्छा, कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने दूसरा लेक्चर बना रखा है, उसमें देखना कि कौन सा सेंट्रल एटम होता है, किसको आउटर स्फीयर बोलते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन ब्लॉक होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो इनऑर्गेनिक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अपना। तो देखो उसको अगर मैं लेता हूँ तो मैं उसको दो केसेस से समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी यहाँ पे अपने आप। HgCl2 की रिएक्शन अगर मैं Ki से कराता हूँ, ठीक है, और Ki जो है उसको मैं लिमिटेड ले रहा हूँ, Ki की अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, तो इस केस में बनता है HgI2 का प्रेसिपिटेट और KCl। तो ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो Ki है वो अपन ने एक्सेस में ले रखा है, तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है K2HgI4। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। इसको देख के अगर कुछ याद आ रहा हो, इनऑर्गेनिक पढ़ी हो, तो K2HgI4 प्लस NaOH या KOH, इसको क्या बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट बन जाता है तुम्हारा नेस्टर्स एजेंट। ठीक है, ये लेबोरेटरी में किसके डिटेक्शन में काम आता है, अमोनिया। इसको यूज़ करते हैं हम अमोनिया डिटेक्शन के लिए। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स भी बन गया है यहाँ पे तुम्हारा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना, K2HgI4 अकेला नेस्टर्स एजेंट नहीं है, जब उसको एल्कलाइन मीडियम में बनाते हैं हम तब वो नेस्टर्स एजेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी तुम्हारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सेकेंड, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये हम इनऑर्गेनिक में डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है हमारा वो डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में होता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए बात होती है, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड। तो उस केस में, सैचुरेशन के केस में तुम जितना डिसॉल्व करोगे उतना ही वापस से क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक, तो डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो गया, और इसी के साथ फिर लिख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये भी इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब कौन से सॉल्ट, देखो सारे सॉल्ट की बात नहीं होगी, कोई भी ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी एसिड, कोई भी सॉल्ट जो या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है या फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है, वो तुम्हारे पास क्या करेंगे,
रिवर्सिबल रिएक्शंस देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि इसको हम डिटेल में फिर डिस्कस करते ही हैं इनऑर्गेनिक में, उसमें आयोनिक में। तो अभी इसमें यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल देख लो कि इस तरीके से सॉल्ट है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे ये सॉल्ट है, सॉल्ट को बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, ठीक। ये रिएक्ट करके बनाते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है। अब हम इसको इनऑर्गेनिक में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा, ये वीक है ये नहीं करेगा, ये वीक एसिड है ये भी नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट करेगा, Na+ से Na+ गया, फाइनली मीडियम में OH- बच रहा है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन का नेचर होगा वो फाइनली कैसा होगा, बेसिक। ये हम डिटेल में आयोनिक में देखेंगे, बट अभी एक बार आइडिया ले लो कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन, ये सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, दीज ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो हमारे लिए यही सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इन्हीं पे डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंडेंसी, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंडेंसीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मानो। तो देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर तुमने रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस कंसेप्ट को समझाने के लिए अगर मैं तुमको समझाऊं तो देखो, एक रिएक्शन लेते हैं, A2B गैस, ये बना रहा है A2 गैस प्लस B गैस, ठीक है। T= सीधा इक्विलिब्रियम ले लेता हूँ, T=0 पे मैंने इसके A मोल्स माने थे, ये 0 ये 0। तो डिसोसिएशन है तो अल्फ़ा से करोगे, तो A1 - अल्फ़ा, ये बना A अल्फ़ा और ये हो गया A अल्फ़ा। तो N टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया हमारे पास, इनको टोटल कर दो तो ये देखो A1 + अल्फ़ा आ रहा है, टोटल कर लिया इसका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे A2B का पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ तो उसके मोल्स कितने हैं, A1 - अल्फ़ा, टोटल मोल्स कितने हैं, A1 + अल्फ़ा, और टोटल प्रेशर हम मान लेते हैं कि PT है। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा, स्टोइकियोमेट्री दोनों का 1 है तो साथ में लिख लेते हैं। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होने वाला है, वो कितना होएगा, A अल्फ़ा A1 + अल्फ़ा × PT, ठीक है। अब इधर Kp लिखते हैं हम, तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A × पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2B। एक्सपोनेंट सबका 1 है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे A अल्फ़ा अपॉन A1 + अल्फ़ा × PT। तो ऊपर तो इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों के लिए सेम है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, A1 - अल्फ़ा अपॉन A1 + अल्फ़ा × PT, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसमें जैसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की अगर बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ऑन चेंजिंग टेम्परेचर Kp, Kc, Kx जो भी हमने ले रखा है इट विल चेंज, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा तो वो डिपेंड करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जहाँ भी शिफ्ट हो रहा है उसके हिसाब से इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल ले रखा है इसमें हमने ये तो लिख ही दिया है, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है Kp का। अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर देता हूँ, T से मैंने T' कर दिया, तो हमारा Kp जो है वो चेंज कर गया। अब Kp अगर चेंज कर गया तो देखो A पे तो वैसे भी डिपेंडेंसी नहीं है, A कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसके हिसाब से इंटरनली कौन कौन से फैक्टर्स चेंज हो रहे होंगे उनको हम देखेंगे बाद में। वो ले चैटले प्रिंसिपल का कंसेप्ट है कि टेम्परेचर के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हुआ हमारा, फॉरवर्ड जानी चाहिए रिएक्शन या बैकवर्ड, उसके हिसाब से अल्फ़ा पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और PV = nRT को अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर तुमने चेंज कर दिया तो फिर इस कांस्टेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब PV जो है उसको वेरी करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से फैक्टर्स चेंज होंगे, ठीक, कोई दिक्कत। ये जो नीचे मैंने केसेस ले रखे हैं इनको मैं आगे अच्छे से केस वाइज समझाता हूँ।
ठीक है, तो उनको अपन आगे चलकर देखते हैं। अभी के लिए समझो कि अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो तुम्हारा केपी भी क्या होगा, चेंज करेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। इधर देखो तुम, अगर अल्फ़ा और पी को तुम चेंज कर देते हो तो अल्फ़ा और पी को चेंज करने पे केपी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केपी की वैल्यू पे सिर्फ कब फ़र्क पड़ेगा, जब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। मान लो तुमने टेम्परेचर टी से टी डैश कर दिया तो ये तुम्हारा केपी से केपी डैश हो जाएगा। उसके अलावा तुम कोई भी चेंज करते हो, अल्फ़ा से अल्फ़ा डैश कर दिया तो तुम्हारा केपी, यहाँ पे भी केपी था, इधर भी केपी रहेगा, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करा, टेम्परेचर कांस्टेंट मानकर चल रहा है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो केपी चेंज हो गया। अगर तुम टोटल प्रेशर अल्फ़ा चेंज करते हो तो उससे केपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नए एक्सप्रेशन में भी वो सेम ही आएगा। जैसे इसको मैं केस वाइज बताता हूँ। जैसे लेट से जो ऊपर वाला हमारा एक्सप्रेशन था उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। वो एक्सप्रेशन ये था, ए अल्फ़ा अपॉन ए 1 + अल्फ़ा इंटू पी टी का होल स्क्वायर, ए से ए तो कैंसिल ही हो रहा है, अपॉन ए 1 - अल्फ़ा ए 1 + अल्फ़ा इंटू पी टी। तो ए तो कैंसिल हो रहा है, मोल्स पे वैसे डिपेंडेंसी नहीं है। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं, टोटल प्रेशर, तो अभी अगर पी टी है तो के पी था, तुमने टोटल प्रेशर को चेंज कर दिया तो भी के पी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, पहला केस। सेकंड, अगर तुम्हारा अल्फ़ा था तो अभी हमारा के पी था, अगर तुमने इसको अल्फ़ा डैश कर दिया तो भी ये तुम्हारा के पी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तब ये रिलेशन होल्ड करेगा। तीसरा केस, यहाँ टेम्परेचर T था और इधर अगर टेम्परेचर तुमने T डैश कर दिया, कम ज़्यादा जो भी हो, तो Kp की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। इधर जो Kp था और इधर जो Kp है वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो ये कंसेप्ट होता है Kp का कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को चेंज करोगे तो तुम्हारा जो Kp है वो चेंज कर जाएगा। ये कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ज़रूरी नहीं है Kp। सेकेंड डिपेंडेंसी इसकी आती है, सेकेंड डिपेंडेंसी स्टोइक्योमेट्री पर। देखो स्टोइक्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करेगा, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस। ठीक है, K है अपना, यहाँ पे K अपना ये हो जाएगा N2 का कॉन्सेंट्रेशन और O2 का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लो, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये Kc होगा। ठीक, अब इसी रिएक्शन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस। इस केस में K लिखो, K डैश बोल रहा हूँ इसको मैं, तो इस केस में ये लिखोगे तो क्या आएगा, NO अपॉन N2 टू द पावर हाफ O2 टू द पावर हाफ। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इस वाले से ये एक्सप्रेशन, मतलब मुझे सेकंड से अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन बनाना है तो वो सिर्फ तभी बन सकता है जब मैं K डैश C का स्क्वायर करूँ। तो इसका मतलब इस K की वैल्यू चेंज हुई ना यहाँ पे, तो स्टोइक्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है तुम्हारा, इसलिए स्टोइक्योमेट्री के साथ ज़्यादा छेड़खानी मत करना। ठीक, तो मेजर डिपेंडेंसी हम टेम्परेचर पे देखेंगे, हमारा पूरा काम टेम्परेचर डिपेंडेंसी से ही चलेगा, इस पे हमको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। चलो, तो अब एक सिंपल सा सवाल इसमें और लेते हैं, ठीक है, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि कंसीडर द रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विद OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्शन दे रखी है at 25 degree Celsius, rate constant for forward reaction is this and equilibrium constant is this. Calculate the rate constant for reversible reaction. अब देखो ये कितनी चीज़ है, आसान चीज़ है। अगर मैं इसके लिए K फॉरवर्ड लिखता हूँ रिएक्शन के लिए, ठीक, तो K फॉरवर्ड कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अगर मैं रेट फॉरवर्ड लिखूँ इसके लिए तो K फॉरवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Cl कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, ये पहला इक्वेशन बन गया। अगर इसके लिए बैकवर्ड रेट लिखता हूँ तो वो Kb CH3OH
Cl माइनस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो हम बेसिक डेफिनेशन में पढ़ के ही आ रहे हैं। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो यहाँ से के एफ अपॉन के बी, ये कितना आ गया अपने पास, CH3OH, ये वही बेसिक चीज़ है जो अभी हमने डेफिनेशन में लिखी थी, ठीक है, और कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया। और ये के एफ अपॉन के बी जो होता था इसी को हम क्या बोलते थे, के सी, तो ये अपना के सी है, तो के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ये हम डायरेक्टली भी जानते थे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, मैंने सिर्फ समझाने के लिए तुमको वापस से ये चीज़ें बताई। तो यहाँ पे के सी की वैल्यू पता है, के एफ की वैल्यू पता है, आराम से निकाल सकते हो के बी, ठीक है, तो निकाल लो। 1 × 10⁻16, के एफ दे रखा है 6 × 10⁻⁻6 मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स अपॉन के बी। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ये के बी अपना, सॉल्व कर लो इसको, के बी 10⁻16 - 6 - 22, तो 6 × 10⁻⁻22 मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। यूनिट पे वैसे भी दिमाग नहीं लगाना, जो के एफ का यूनिट दे रखा है वही के बी का यूनिट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ पहले तो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, और उसके बाद फिर अपन ले चैटले प्रिंसिपल पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पर। थैंक यू।